यह कहानी शुरू होती है आज से 30 साल पहले, यानी 1995 में। हम देखते हैं अमेरिका की एक राज्य ओरेगन के एक पहाड़ी गांव को, जहां एक छोटा लड़का ब्लैक अपने पापा के साथ रहता था। ब्लैक की मां की मौत बहुत पहले हो चुकी थी, इसलिए उसके पापा ही उसका अकेले ख्याल रखते थे। वो अक्सर बहुत तनाव में रहते थे, क्योंकि वो ब्लैक को एक बहादुर लड़का बनाना चाहते थे। इसकी वजह यह थी कि उस इलाके में यह अफवाह फैली हुई थी कि वहां एक इंसान जैसा दिखने वाला भयानक और मांस खाने वाला जानवर घूम रहा है। हाल ही में उस जानवर ने एक शिकारी पर हमला भी किया था, जो पहाड़ों में शिकार करने आया था। इसी वजह से ब्लैक के पापा हमेशा उस पर सख्ती करते थे, ताकि वह सतर्क रहे। लेकिन ब्लैक को इस खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। वह तो बस उस जगह की खूबसूरती में खोया हुआ था। उसे नहीं पता था कि इस खूबसूरती के पीछे कितना बड़ा खतरा छिपा है। एक दिन उसके पापा उसे शिकार पर लेकर जाते हैं। वहां ब्लैक को कुछ मशरूम दिखाई देते हैं, जो उसे बहुत अच्छे लगते हैं। वो उन्हें छूने जाता है, लेकिन उसके पापा तुरंत उसे रोक लेते हैं और समझाते हैं कि ये जहरीले मशरूम हैं, इन्हें छूना भी खतरनाक हो सकता है। ब्लैक को ये बातें ज्यादा समझ नहीं आती। तभी एक हिरण उनके सामने आ जाता है और उसके पापा उस पर निशाना लगाते हैं, लेकिन हिरण वहां से भाग जाता है। ब्लैक अचानक दूसरी दिशा में दौड़ पड़ता है, ये सोचकर कि शायद वह वहां से हिरण को देख लेगा और खुद शिकार कर लेगा। लेकिन जब वह अपने स्कोप से देखता है, तो वहां उसे हिरण नहीं, बल्कि एक इंसान जैसा दिखने वाला एक भयानक जानवर दिखाई देता है। वो बहुत डरावनी आवाजें निकाल रहा था, जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। ब्लैक बुरी तरह डर जाता है। तभी उसके पापा पहुंचते हैं और उसे पकड़कर डांटते हैं। वे जानते थे कि यह इलाका कितना खतरनाक है। वे उसे साथ लेकर एक बड़े ट्री हाउस, पेड़ के ऊपर बना घर में छिप जाते हैं। स्कोप से देखने पर जमीन पर उसी हिरण की लाश पड़ी होती है, जिस पर वे निशाना लगाने वाले थे। लाश बुरी तरह से फाड़ी गई थी। यह साफ था कि वह काम उसी भयानक जानवर का था। ब्लैक के पापा उस जानवर को देख लेते हैं और गोली चला देते हैं, लेकिन निशाना चूक जाता है और वह जानवर भाग जाता है। ब्लैक डर के मारे पूछता है, वो क्या था पापा? पापा झूठ बोलते हैं और कहते हैं, बेटा वो तो बस एक भालू था। लेकिन जब वे घर लौटते हैं तो ब्लैक अपने पापा को किसी से फोन पर बात करते हुए सुनता है। वह कह रहे थे, हाँ वो सच में वही जानवर था। आज मेरा उससे सामना हुआ। मेरे बेटे को उसे खतरा है। मुझे उसे खत्म करना ही होगा। यहां से कहानी 23 साल आगे बढ़ती है, यानी मौजूदा समय में। यह कहानी अब ब्लैक की वर्तमान जिंदगी में पहुंच चुकी है। ब्लैक अब खुद भी एक पिता बन चुका था। वह अपनी फैमिली के साथ सैन फ्रांसिस्को में रहता था। उसकी एक प्यारी सी छोटी बेटी थी, जिससे वह बहुत ज्यादा प्यार करता था। हर पिता की तरह उसका भी मकसद यही था कि वह अपनी बेटी की हर हाल में हिफाजत करे। लेकिन वह अपने पिता जैसा नहीं बनना चाहता था। उसके पापा की तरह सख्ती और डर की जगह वह अपनी बेटी को प्यार और समझ से पालना चाहता था। इसी तरह ब्लैक की बेटी भी अपने डी डैड से बहुत प्यार करती थी। जब भी वह उसके पास होती, वह खुद को बहुत सुरक्षित महसूस करती। एक दिन खेलते खेलते बच्ची से एक शरारत में गलती हो जाती है, जिससे उसे चोट लग सकती थी। यह देखकर ब्लैक अचानक गुस्से में आ जाता है और पहली बार जोर से उसे डांट देता है। बच्ची डरकर रोने लगती है। उसे रोते हुए देखकर ब्लैक को एकदम एहसास होता है कि नहीं, मैं तो अपने पापा जैसा बनता जा रहा हूं। वह तुरंत अपनी बेटी से माफी मांगता है और कहता है, बेटा मैं कभी भी अब तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा। बाप बेटी का रिश्ता पहले ही मजबूत था, पर इस पल ने उन्हें और करीब ला दिया। हमेशा की तरह आज भी उसकी बेटी गेंद उसके माथे पर रखकर हंसते हुए कहती है, डैड आप अभी ये सोच रहे हो ना कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो? ब्लैक मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल सही कहा बेटा, मैं यही सोच रहा हूं। ब्लैक ज्यादातर समय घर पर ही रहता था, क्योंकि वह एक पार्ट टाइम राइटर था। अब बात करते हैं उसकी पत्नी शार्लेट की। वह एक न्यूज चैनल में रिपोर्टर की नौकरी करती थी, बहुत बिजी रहती थी और इसी वजह से परिवार को ज्यादा समय नहीं दे पाती थी। इसी व्यस्तता की वजह से ब्लैक और शार्लेट के रिश्ते में धीरे धीरे दूरी आने लगी थी। हालांकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन फिर भी दोनों इस दूरी को महसूस करने लगे थे। शार्लेट खुद भी चाहती थी कि वह अपनी फैमिली के साथ ज्यादा वक्त बिताए, लेकिन काम का बोझ उसे मौका ही नहीं देता था। उसे लगने लगा था कि वह अपनी बेटी के लिए वो सब नहीं कर पा रही जो एक मां को करना चाहिए। वह खुद ब्लैक से कहती है, मुझे लगता है मैं एक अच्छी मां नहीं हूं। लेकिन ब्लैक उसे प्यार से समझाता है, ऐसा मत सोचो, तुम बहुत अच्छी मां हो। एक दिन ब्लैक को एक चिट्ठी मिलती है। उसमें लिखा होता है कि उसके डैड, जो 30 साल पहले एक भयानक जानवर को मारने जंगल गए थे, अब आधिकारिक रूप से मृत घोषित कर दिए गए हैं। पुलिस ने अब फाइल बंद कर दी थी और कंफर्म किया था कि इतने सालों से लापता होने के बाद अब उन्हें मरा हुआ ही माना जाएगा। भले ही ब्लैक को अपने पापा का बर्ताव कभी अच्छा नहीं लगा, लेकिन यह खबर उसे अंदर से तोड़ देती है। उसे अपने बचपन का घर, पुरानी यादें और डैड की बातें याद आने लगती हैं।
वह सोचता है कि हमें फिर से अपने पुराने घर जाना चाहिए जहां मैं पला बढ़ा था। शायद वहां जाने से उसकी फैमिली फिर से एक दूसरे के और करीब आ जाएगी। वह एक ट्रिप प्लान करता है जिसमें शार्लेट और उसकी बेटी भी साथ चलती हैं। जब वह इस बारे में शार्लेट से बात करता है तो वह मान जाती है। वह कहती है, हाँ, मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर चलूंगी, शायद यह हमारे लिए अच्छा होगा। अगले ही दिन ब्लैक अपनी फैमिली के साथ उस पुराने सफर पर निकल पड़ता है, अपनी जिंदगी को फिर से सहेजने और शायद कुछ अनजानी सच्चाइयों से मिलने। और फिर ब्लैक पहुंच ही गया था, लेकिन उसे अपना घर नहीं मिल रहा था। आखिर उसे ये जगह छोड़े हुए 30 साल हो चुके थे और इस बीच सब कुछ बदल चुका था। एक तो उसे रास्ता समझ नहीं आ रहा था, ऊपर से वहां इंटरनेट भी बंद था, जिसकी वजह से वो मैप भी नहीं देख पा रहा था। तभी उसे कुछ दूरी पर एक ट्री हाउस के पास एक आदमी दिखाई देता है, जिसके हाथ में गन होती है और जो उनकी ही तरफ आ रहा था। यह देखकर शार्लेट काफी डर जाती है। वो ब्लैक से कहती है, हमें यहां से चलना चाहिए, उसके हाथ में बंदूक है। ब्लैक उसे समझाता है, डरो मत, यहां के लोग अपने पास अक्सर बंदूक रखते हैं, यह आम बात है। जब वो आदमी पास आता है तो पता चलता है कि वह तो ब्लैक का बचपन का दोस्त है। वह ब्लैक को पहचान लेता है और दोनों गले लगते हैं। ब्लैक उससे कहता है, प्लीज मुझे रास्ता समझा दो, मैं अपना ही घर नहीं ढूंढ पा रहा हूं। दोस्त उनकी मदद करने के लिए उनकी गाड़ी में बैठ जाता है। रास्ते में बातें करते हुए काफी रात हो चुकी होती है, लेकिन अब वे अपने पुराने घर के पास पहुंच ही गए थे। तभी अचानक गाड़ी के सामने एक अजीब सी चीज आ जाती है। ब्लैक का ध्यान भटक जाता है और गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट जाती है। एक जोरदार एक्सीडेंट होता है। ब्लैक का दोस्त बहुत घबरा जाता है और गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। उसकी दाढ़ी दरवाजे में फंसी हुई थी। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है और नीचे गिरता है, उसी वक्त वही भयानक जानवर उस पर हमला कर देता है। अब ब्लैक की फैमिली, शार्लेट और उनकी बेटी किसी तरह गाड़ी से बाहर निकल जाती है, लेकिन ब्लैक के बाहर आने से पहले उस जानवर ने उस पर भी हमला कर दिया। ब्लैक का बायां बाजू जख्मी हो गया, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे गाड़ी से बाहर आ गया। तीनों किसी तरह वहां से भागते हैं। उन्हें सामने एक घर दिखाई देता है, जो और किसी का नहीं बल्कि ब्लैक का ही पुराना घर होता है। वो अपनी फैमिली को लेकर उस घर की तरफ दौड़ पड़ता है, जबकि वो जानवर अब भी उनके पीछे था। किसी तरह वे उस जानवर से बचते हुए घर के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन घर के अंदर अंधेरा था और अब तक शार्लेट और उनकी बेटी बहुत डर चुकी थी। ब्लैक सबसे पहले टॉर्च ढूंढता है, फिर उसकी मदद से जनरेटर ऑन करता है। अब रोशनी होने लगी थी। वह खिड़की से बाहर टॉर्च मारकर देखता है और फिर पता चलता है कि वो जानवर वहां से जा चुका है। कुछ देर बाद शार्लेट ब्लैक से कहती है, मैं बहुत कंफ्यूज हूं, समझ नहीं आ रहा कि वो क्या चीज थी। इस पर ब्लैक कहता है, मैं भी हैरान हूं, मैंने भी ऐसी चीज पहली बार देखी है। अब वो जानवर था या कुछ और, कुछ समझ नहीं आ रहा है। शार्लेट कहती है, हम अकेले उस चीज का सामना नहीं कर सकते, हमें तो ये भी नहीं पता कि वो कितनी खतरनाक हो सकती है, इसीलिए हमें बाहर किसी से संपर्क करके मदद मंगवानी चाहिए। तभी ब्लैक को पास रखा अपने डैड का पुराना रेडियो दिखाई देता है। उसे एक आइडिया आता है। वह उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करके मदद मंगवाने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती और बाहर किसी से संपर्क नहीं हो पाता। आगे अब ब्लैक के साथ कुछ अजीब होने लगा था। उसकी हालत बिगड़ने लगी थी और उसके दांत भी गिरने लगे थे। उसके बांह से खून बह रहा था जहां उसे चोट लगी थी। इस सारा हंगामा होने की वजह से वह अपनी चोट को भूल ही गया था। वो अपनी चोट की तरफ देखकर कहता है, यह खरोंच कांच की लग रही है। लेकिन शार्लेट कहती है, नहीं, यह कांच की नहीं लग रही, तुम्हें उस जानवर के पंजे से चोट लगी है। वो जल्दी से ब्लैक की पट्टी करती है, फिर अपनी बेटी को लेकर सोने चली जाती है, जबकि ब्लैक घर का दरवाजा अच्छे से बंद करने में लग जाता है। तभी उसे किसी जानवर के जोर जोर से चलने की आवाज सुनाई देती है। इतनी तेज आवाज होने के बावजूद भी शार्लेट और उसकी बेटी सोई रहती हैं, क्योंकि ये आवाजें सिर्फ ब्लैक को ही सुनाई दे रही थीं, शार्लेट और उनकी बेटी को नहीं। ब्लैक जानना चाहता है कि ये आवाजें कहां से आ रही हैं। वह उनका पीछा करता है और पता चलता है कि यह आवाज अलमारी के अंदर से आ रही है, एक मकड़ी के चलने की आवाज। ब्लैक चौंक जाता है कि यह इतनी हल्की आवाज उसे इतनी तेज कैसे सुनाई दे रही है। असल में जिस जानवर ने ब्लैक को काटा था, जिसके बारे में पिछले 30 सालों से कहानियां चल रही थीं, वो कोई और नहीं बल्कि एक भेड़िया, वेयरवुल्फ था। अब भेड़िए के काटने की वजह से ब्लैक खुद भी भेड़िया बनने लगा था। जिस तरह इंसान के दूध के दांत टूटते हैं ताकि नए दांत आ सकें, उसी तरह उसके भी पुराने दांत गिर रहे थे, क्योंकि अब उनकी जगह भेड़िए जैसे नुकीले दांत आ रहे थे। उसकी सुनने की शक्ति भी बहुत बढ़ गई थी। यह सब उसके लिए बहुत ही अजीब और डरावना था। एक पल के लिए तो उसे ऐसा लगा जैसे मेरा दिमाग फटने वाला है, पर किसी तरह वह खुद को संभालता है। वह अपनी इस नई शक्ति का फायदा उठाता है और उसे किसी भेड़िए की आवाज सुनाई देती है, जो कि घर के बाहर से आ रही थी। ब्लैक उस आवाज को ध्यान से सुनने के लिए दरवाजे के पास कान लगाकर खड़ा हो जाता है। शोर सुनकर अब शार्लेट भी उठ जाती है। ब्लैक अब भी दरवाजे पर लगा होता है।
कि तभी भेड़िया अचानक दरवाजे को तोड़कर ब्लैक के पैर को पकड़ लेता है और उसे घसीटने लगता है। ये देखकर शार्लेट बहुत घबरा जाती है, लेकिन अपने पति को मुसीबत में देखकर वह कुल्हाड़ी उठाती है और भेड़िए को डराकर भगा देती है। ब्लैक उस भेड़िए से तो बच जाता है, लेकिन अब उसके शरीर में वायरस तेजी से फैलने लगा था और अब ब्लैक को आम आवाजें भी अजीब और डरावनी लगने लगी थीं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और तो और अब वो इंसानों की तरह बोलने की ताकत भी खो चुका था। उसकी हालत देखकर शार्लेट समझ गई थी कि यह भेड़िए का संक्रमण, इन्फेक्शन है। खुद ब्लैक को भी यह एहसास हो गया था कि अब मैं नहीं बचने वाला। वो एक डायरी निकालता है ताकि शार्लेट को लिखकर बता सके कि वो क्या कहना चाहता है। उसने लिखा, आई एम डाइंग, मैं मर रहा हूं। इस पर शार्लेट उसे ध्यान से देखती है और कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ठीक हो जाओगे, बस तुम्हें बुखार है। लेकिन जाहिर है ब्लैक अब उसकी बातें समझने की हालत में नहीं था। अब उसकी देखने की शक्ति भी बदल चुकी थी। वो दुनिया को अब अजीब तरीके से देख रहा था। उसके बाल भी तेजी से झड़ने लगे थे, जिससे उसकी हालत और भी खतरनाक होती जा रही थी। ब्लैक को ऐसे दर्द में देखकर उनकी बेटी बहुत घबरा गई। वो शार्लेट से पूछती है, मॉम, डैड को क्या हो गया है? शार्लेट कहती है, कुछ नहीं हुआ बेटा, वो बस बीमार हैं। सुबह होते ही हम उन्हें डॉक्टर के पास ले चलेंगे। तभी शार्लेट ने नोटिस किया कि ब्लैक के बांग से खून बह रहा था। ये देखकर वो अपनी बेटी को तुरंत वहां से हटा देती है। जब उसने पट्टी हटाकर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि चोट की जगह पूरी तरह से सड़ चुकी थी और अब तो ब्लैक को उस हाथ में इतनी ज्यादा दर्द होने लगी थी कि वो अपने जख्म को नोचने लगा और फिर तो उसने अपने दांतों से खुद को काटना भी शुरू कर दिया। ये देख शार्लेट और भी ज्यादा घबरा गई। उसे अब पूरा यकीन हो गया कि अगर सुबह तक हमने कुछ नहीं किया तो मैं अपने हस्बैंड को हमेशा के लिए खो दूंगी। तभी शार्लेट की नजर बाहर खड़ी गाड़ी पर पड़ती है। अब वो एक बड़ा रिस्क लेने का फैसला करती है। वो जैसे तैसे ब्लैक और अपनी बेटी को गाड़ी में बैठाती है और उन दोनों को लेकर वहां से निकलने लगती है। लेकिन तभी वही भेड़िया गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। ये देखकर वे लोग फौरन गाड़ी से उतरकर भागने लगते हैं। बीते समय में वहां एक ग्रीन हाउस, पौधों की कांच वाली जगह हुआ करता था। उसी ग्रीन हाउस के ऊपर वे चढ़ जाते हैं ताकि भेड़िए से बच सकें, जबकि भेड़िया ग्रीन हाउस के अंदर घुसकर उसकी छत को फाड़ने लगता है। अब एक जगह से उनकी बेटी नीचे गिरने ही वाली थी, लेकिन शार्लेट जैसे तैसे उसे बचा लेती है, क्योंकि अब यह जगह उनके लिए सुरक्षित नहीं थी। इसलिए ब्लैक शार्लेट को इशारा करता है कि तुम बेटी को लेकर घर की तरफ भागो, और खुद वह भेड़िए का ध्यान। कुछ देर बाद जब ब्लैक भी वापस आया तो वो पहले से भी ज्यादा बदल चुका था। उसके सारे बाल झड़ गए थे और उसके मुंह में भेड़िए जैसे नुकीले दांत आ गए थे। अचानक उसे खून की उल्टी होती है और उस उल्टी में सिर्फ भेड़िए की कटी हुई उंगलियां निकलती हैं, यानी लड़ते हुए ब्लैक ने उस भेड़िए की उंगलियां ही काट कर खा ली थीं। अब उसे एहसास होने लगा कि अगर मेरा ये जानवर वाला रूप पूरी तरह बाहर आ गया तो मैं अपनी ही फैमिली के लिए खतरा बन जाऊंगा। इसीलिए वह सोचता है कि उन्हें बचाने के लिए मुझे इनसे दूर जाना होगा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने वही भेड़िया खड़ा था जो बदला लेने आया था। वो फौरन ब्लैक पर झपट पड़ता है और अब दोनों भेड़ियों के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। शुरुआत में तो भेड़िया ब्लैक पर भारी पड़ रहा था, लेकिन फिर ब्लैक उसकी गर्दन पर काटता है और उसे पूरी तरह से चीर देता है। आखिरकार उस भेड़िए की मौत हो जाती है। तभी ब्लैक नोटिस करता है कि उस भेड़िए की बांह पर वैसा ही टैटू बना है जैसा उसके डैड की बाजू पर था, यानी ये भेड़िया कोई और नहीं बल्कि उसके डैड ही थे। असल में जब वो भेड़िए का शिकार करने गए थे तो उन्हें काट लिया गया था और उसी की वजह से वो भेड़िया बन गए थे। ये भेड़िया वाला वायरस अब डैड से ब्लैक में आ गया था। अब फैमिली को नुकसान से बचाने के लिए वो घर से बाहर भाग जाता है। अचानक वो बाहर गिर पड़ता है। उसे घबराहट होने लगती है, क्योंकि अब उसका जबड़ा फैल चुका था, दांत लंबे और नुकीले हो गए थे, नाखून भी भयानक और तेज निकल आए थे और उसके शरीर पर बाल उग चुके थे। अब वो पूरी तरह अपने डैड की तरह वुल्फमैन बन गया था। अब उसका जानवर वाला रूप पूरी तरह बाहर आ चुका था और वो अपनी ही फैमिली पर हमला करने निकल पड़ा। शार्लेट समझ चुकी थी कि ब्लैक अब पूरी तरह भेड़िया बन चुका है और उनके लिए खतरा है। इस बार वह दरवाजा नहीं खोलती और बचाव में चाकू ले लेती है, लेकिन जैसे तैसे ब्लैक घर में घुस आता है। अब भी कहीं न कहीं उसका इंसानी रूप उसके अंदर के जानवर से लड़ रहा था, क्योंकि शार्लेट और बेटी उसके सामने खड़ी थीं, लेकिन वह हमला नहीं करता। शार्लेट खतरा समझकर चाकू से वार करने लगती है, जबकि ब्लैक तो बस चाकू लेने की कोशिश कर रहा होता है। अब शार्लेट अपनी बेटी को लेकर भाग जाती है। दोनों एक बाड़े बांध खुले गोदाम में जाकर छिप जाती हैं। वहां शार्लेट एक डियर ट्रैप, जानवर फंसाने का जाल देखती है और ब्लैक से बचने के लिए उसका इस्तेमाल करने का फैसला करती है। दोनों चुपचाप छिप जाती हैं। कुछ देर बाद ब्लैक भी दरवाजा तोड़कर बाड़े के अंदर आ जाता है। बाड़े में काफी अंधेरा था। दोनों को लगता है
कि वो उन्हें नहीं देख पा रहा, लेकिन ब्लैक अपनी नई देखने की ताकत से उन्हें साफ साफ देख पा रहा था। फिर भी वो हमला नहीं करता। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, वो उस ट्रैप में फंस जाता है। इसका फायदा उठाकर शार्लेट अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग जाती है। ब्लैक उस जाल से निकलने के लिए अपने दांतों से अपना पैर ही काट देता है और फिर रेंगते हुए उनका पीछा करने लगता है। भागते हुए मां बेटी फिर वहीं पहुंच जाती हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। सामने उनकी पलटी हुई गाड़ी थी और पास ही में ब्लैक के दोस्त का कटा हुआ हाथ पड़ा था, गन के साथ। शार्लेट गन उठाती है और अपनी बेटी को लेकर ट्री हाउस में जाकर छिप जाती है। इस सब में सुबह हो जाती है। ब्लैक भी उनका पीछा करते हुए ट्री हाउस तक पहुंच जाता है। वो ऊपर चढ़कर उन्हें देखने लगता है, लेकिन अभी भी वो उन्हें कुछ नहीं करता। अब बेचारा पूरी जिंदगी कोशिश करता रहा। पूरी जिंदगी ब्लैक ने यही कोशिश की थी कि वो अपने डैड की तरह ना बने, यानी उसकी बेटी को उसे डर न लगे। लेकिन आज बेचारा खुद इतना मजबूर हो गया था कि उसकी अपनी बेटी आज उससे डर रही थी और वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। अब ये बात ब्लैक के लिए बिल्कुल भी सहने लायक नहीं थी। उसे ऐसा नहीं बनना था। और इसी बीच उसकी सोच को एक बार फिर उसकी बेटी पढ़ लेती है। वो कहती है, आप चाहते हैं कि हम आपको खत्म कर दें। इसीलिए शार्लेट के हाथ में गन थी, लेकिन वो चाहकर भी ट्रिगर नहीं दबा पा रही थी। ब्लैक उसे इशारों से उकसाने लगता है और फिर ना चाहते हुए भी शार्लेट ट्रिगर दबा देती है। गोलियों की आवाज गूंजती है और ब्लैक नीचे गिर जाता है। अपने आखिरी पलों में वो फिर से उस खूबसूरती को देखता है जैसे वो बचपन में देखा करता था। दोनों मां बेटी भी उसके पास आकर बैठ जाती हैं। अपने आखिरी पलों में नीला आसमान, हरे पेड़ और शांति। एक बार फिर उसकी बेटी ब्लैक के दिमाग को पढ़ लेती है। वो कहती है, डैड, आप अभी भी यही सोच रहे हैं ना कि आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए तो आपने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये सुनते ही ब्लैक अपनी आखिरी सांसें लेता है और दम तोड़ देता है। उसकी बेटी समझ जाती है कि अब डैड की विच यानी भूख खत्म हो गई है और अब उन्हें शांति मिल गई है। इस बात से दुखी होकर वो अपनी मां के गले लगकर रोने लगती है। वो गहरे सदमे में थी, लेकिन अब वो यहां से मन को मजबूत कर आगे बढ़ने लगती हैं। कहीं ना कहीं वो भी ये स्वीकार कर चुकी थी कि शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था, और इस सच को कबूल करती हुई वो नई जिंदगी की शुरुआत के लिए निकल पड़ती है। तो इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त होती है।